अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमने जो क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से एक रिएक्ट ऐप बनाई थी, तो आपने वहां पर देखा होगा कि आपको कुछ फोल्डर मिलते हैं और कुछ फाइल्स मिलती हैं। तो उनका काम क्या है और वो किस लिए यूज़ होती हैं, तो थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हमारे पास फोल्डर और फाइल हमें डिफ़ॉल्ट में दी गई हैं और वो क्यों दी गई हैं। ठीक है। सो 2022 की बात की जाए, जब मैंने ये रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया था आपके लिए माई ऐप के नाम से, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो माई ऐप के नाम से मैंने एक रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो आप देखेंगे तो इसमें आप कुछ फोल्डर नज़र आ रहे हैं और कुछ फाइल्स नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि आप ये वीडियो मेरी 1 साल बाद देखें या 6 मंथ बाद देखें या हो सकता है 2 साल बाद देखें। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी फाइल्स जो इस प्रोजेक्ट में आपको नज़र आ रही हैं, हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में वो फाइल्स मौजूद ना हों, या ये भी हो सकता है कि आप जो प्रोजेक्ट रिएक्ट ऐप की मदद से क्रिएट करें उसमें आपको एडिशनल फाइल मिले जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इसमें इतना मसला नहीं है, रिएक्ट क्योंकि अपडेट होता रहता है तो इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती रहती है। इतनी ज़्यादा चेंज नहीं आती, लेकिन थोड़ी थोड़ी चेंज आती रहती है। हो सकता है कि एक आधी एडिशनल उन्होंने फ़ाइल ऐड कर दी हो रिएक्ट वालों ने, तो इसमें मसला नहीं है। या जो मेरे प्रोजेक्ट में आपको फ़ाइल नज़र आ रही हैं उनमें से एक आधी डिलीट कर दें तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन वो इतना करते नहीं हैं। अगर कर दें तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमें डिफ़ॉल्ट में फ़ोल्डर और फाइल मिलती है इनका क्या काम क्या है, ये हम चेक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सीन है। अच्छा, फ़ोल्डर्स और फाइल को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक टर्मिनोलॉजीज समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी ये है कि अगर हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो एक तरह की डिपेंडेंसी है या पैकेज है एक तरह का। जैसे फ़र्ज़ करें आप HTML CSS से एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और NPM पैकेज मैनेजर की मदद से आप बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो एक तरह का बूटस्ट्रैप एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है या पैकेज है जो आप अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये एक डिपेंडेंसी है। ठीक है। क्योंकि मैं ना अमूमन डिपेंडेंसी इसी वीडियो में यूज़ करूँगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि डिपेंडेंसी है क्या। डिपेंडेंसी बेसिकली थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या पैकेज है। ठीक है। जैसे कि हमारे पास डिपेंडेंसी मैं अभी आपको दिखाऊंगा रिएक्ट है, रिएक्ट डोम है, उसके रेलिवेंट जो भी डिपेंडेंसी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कौन कौन सी हमें बाय डिफ़ॉल्ट डिपेंडेंसी मिलती हैं। और इन डिपेंडेंसी को मैनेज करने के लिए हमें एक पैकेज मैनेजर की ज़रूरत होती है। या तो आप यान यूज़ करें या NPM यूज़ करें, क्योंकि ये 2 फेमस पैकेज मैनेजर हैं। तो मैं यहाँ पर NPM यूज़ करूँगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब मेन चीज़ शुरू होती है readme.md फाइल। यहाँ पर मैं अगर फ़र्ज़ कर, एक मिनट मैं इसे ना बैक करता हूँ और आपको विजुअल स्टूडियो पर लेकर जाता हूँ। आपने अपना प्रोजेक्ट किसी भी एडिटर पर ओपन कर लेना है। मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ, आपको फ्रीली आपको मिल जाएगा। अगर आप विंडो के लिए यूज़ करना चाहते हैं या मैक के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो फ्रीली आपको मिल जाएगा चीज़ें। तो अगर आप अपनी ऐप वाले फ़ोल्डर को ओपन करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो में, तो ओपन करने का तरीका ये है कि फ़ाइल पर जाएं, यहाँ पर ओपन फोल्डर करें और उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा, अब आपको शायद विजिबल होगा। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि readme.md क्या है। ये सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि readme.md क्या है। ठीक है। MD बेसिकली जो डॉट के बाद MD आपको नज़र आ रहा है, ये एक मार्कडाउन एक तरह की कह सकते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज है। जो बेसिकली अगर आपने हेडिंग बनानी है या सब हेडिंग बनानी है या उसमें कोई चीज़ लिखनी है तो मार्कअप इस तरह ही समझ लें कि एक तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए मार्कअप यूज़ करते हैं हम। लाइट वेट एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज है। जिस तरह का हम डॉक्यूमेंट में हेडिंग लिखते हैं, सब हेडिंग लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए मार्कअप यूज़ करते हैं। मार्कअप आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि इसका इतना काम भी नहीं है, और ये भी कि आप ऑनलाइन टूल की मदद से इसे एडिट और व्यू भी कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे। अच्छा, रीडमी का यहाँ पर काम क्या है हमारे रिएक्ट ऐप में। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर अपने विंडो या मैक पर डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद अगर आप देखते हैं वहाँ पर फोल्डर में तो वहाँ पर आपको नज़र आता है कि जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, तो वहाँ पर आपको नज़र आता है कि एक रीडमी फ़ाइल होती है। रीडमी फ़ाइल हमें ये बताती है कि आपने ये प्रोजेक्ट किस तरह रन करना है और इसको रन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसी तरह हमारा जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमने काम करना है क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो क्लाइंट को नहीं पता कि रिएक्ट प्रोजेक्ट को किस तरह रन करता है और किस तरह उसे व्यू करना है। तो हम रीडमी फाइल में कुछ डेवलपर के लिए, मतलब जो अगर वो किसी दूसरे डेवलपर से भी काम करवाना चाहते हैं, उन डेवलपर के लिए और क्लाइंट के लिए हम एक तरह का नोट छोड़ देंगे कि इस रिएक्ट प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए, और इस तरह इस स्टेप से आप ये प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। तो बेसिकली रीडमी फाइल में जो क्लाइंट या डेवलपर के लिए हम नोट्स छोड़ देते हैं कि इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और इस प्रोजेक्ट को किस तरह हम रन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि इस रीडमी फाइल को ओपन करके देखते हैं। अगर आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की चीज़ नज़र आएगी। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा नज़र आए, इतना ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मतलब नज़र आएंगी, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ किस तरह बनाई हुई हैं। आगे अभी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये एमडी में लिखी हुई है, एमडी मार्क डाउन में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसे व्यू करना चाहते हैं कि ये ब्राउज़र पर किस तरह दूसरे बंदे को नज़र आएगी चीज़, तो इसके लिए व्यू स्टूडियो में आप अगर एक्सटेंशन पर जाएंगे, एक्सटेंशन पर जाकर अगर आप लिखेंगे ना एमडी प्रीव्यू, तो आपको यहाँ पर नज़र आएगी मार्क डाउन प्रीव्यू इनहेंस के नाम से आपको एक एक्सटेंशन नज़र आएगी। आपने इस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। मेरी विजुअल स्टूडियो में मसला ये आ रहा है कि अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ तो यहाँ पर ना वो ऑप्शन दे रहा है कि वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं कर रहा, आप मैनुअली करें, तो उसमें वो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन ये भी है कि मैं एक्सटेंशन ये मार्कडाउन प्रीव्यू वाली यूज़ नहीं करता, बल्कि मैं ना ऑनलाइन वेब के ज़रिए ही देख लेता हूँ चीज़ें कि क्या क्या चेंजिंग आनी है और क्या क्या मुझे नज़र आ रहा है मार्कडाउन जो मैं फ़ाइल बनाई है। यहाँ पर देखें, करना आपने क्या है, आपने क्या करना है कि अपने ब्राउज़र पर चलना है। यहाँ पर लिखना आपने ये है मार्कडाउन प्रीव्यू ऑनलाइन, इस तरह का आपने लिखना है मार्कडाउन प्रीव्यू ऑनलाइन, और आपको पहली वेबसाइट नज़र आ रही होगी, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या है कि हम अपनी साइड बाय साइड ये भी देख सकते हैं कि हमने मार्कडाउन में लिखा क्या है, और उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि हम इसमें चेंज क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि अपनी फ़ाइल में जाना है, मार्कडाउन को ओपन कर लेना है, इस पूरी फाइल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इस वेबसाइट के यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर इस सारे को कंट्रोल ऑल करके इसे डिलीट कर देना है और अपना कोड मार्क वाला यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो आपको नज़र आएगा कि आपका कोड ब्राउज़र में या क्लाइंट को किस तरह नज़र आएगा, इस तरह नज़र आएगा मार्कडाउन में, कि यहाँ पर देखें कि आपने क्या क्या चीज़ें लिखी, यो क्लाइंट या डेवलपर को इस तरह चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें सॉरी, यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें, यहाँ पर मैं अगर चेंज करता हूँ गेट स्टार्टेड विद क्रिएट रिएक्ट ऐप, यहाँ पर लिख देता हूँ अगर मैं माई ऐप, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर माई ऐप नज़र आ रही है। तो आप ये ऑनलाइन टूल की मदद से मार्कडाउन अपनी फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो मार्कडाउन हमने देख लिया कि रीडमी हम क्यों रिएक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट रीडमी क्यों आती है, और इसको हम किस तरह एडिट वगैरह कर सकते हैं और इसका काम क्या है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, मैं एक मिनट स्लाइड पर आता हूँ। स्लाइड में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रीडमी फाइल के बाद हमारे पास आता है package.json। अच्छा, जो हमारे पास package.json है और packagelock.json है, ये दो फाइलें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है रिएक्ट में,
पैकेज जेसन ये क्या करता है, हमारे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के रिलेटेड इसका मेटा डाटा मौजूद होता है, पूरा प्रोजेक्ट का मेटा डाटा मौजूद होता है। मेटा डाटा इस तरह समझ लें कि पूरे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है इस पैकेज डॉट जेसन में, कि हमारे पास कौन कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल है और उन डिपेंडेंसी का वर्जन क्या है, हमारे पास कौन कौन सी हमें स्क्रिप्ट मौजूद है हमारे पास, और कौन कौन सी हमने स्क्रिप्ट एडिट की हुई है, उसमें ऐड की हुई हैं। तो बेसिकली पैकेज जेसन क्या है कि हमारे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, उनमें कौन कौन से हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल की हैं और उनमें कौन कौन सी स्क्रिप्ट मौजूद हैं। इसका बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि वो दूसरे डेवलपर की हेल्प करती है ये पैकेज जेसन हमारे इस प्रोजेक्ट को रन करने में। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पर। अगर मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करूं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा पैकेज डॉट जेसन। मैं इसे जूम इन कर देता हूँ। ये पैकेज डॉट जेसन है, ठीक है। अब इसे ओपन करके हम देखेंगे कि इसमें हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करके और इसकी फ़ाइल ओपन करता हूँ, ठीक है। इतना ठीक है। मैं इसे ओपन करता हूँ तो आपको नज़र आएगा, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसे क्लोज कर दूं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जब पैकेज डॉट जेसन हमें मिलता है तो वहाँ पर देखें कि आपको आपकी प्रोजेक्ट का नाम मिलता है, जो आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा है। उसके बाद आपकी प्रोजेक्ट का वर्जन मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसी मिलती हैं और नीचे कुछ स्क्रिप्ट मिलती हैं और नीचे कुछ और चीज़ें एडिशनल चीज़ें मिलती हैं आपको। अच्छा, यहाँ पर देखें, अब एक मिनट डिपेंडेंसी में देखें। बाय डिफ़ॉल्ट जो डिपेंडेंसी मिलती हैं, फर्स्ट 3 वाली देखें। फर्स्ट 3 वाली डिपेंडेंसी ये बेसिकली होती हैं कि अगर आपने रिएक्ट के अंदर कोई टेस्ट केस बनाना है अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो उसके लिए ये डिपेंडेंसी मौजूद है यहाँ पर रिएक्ट में। जब हम रिएक्ट ऐप्स की मदद से हम रिएक्ट ऐप बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट करता है कि ये भी टेस्टिंग लाइब्रेरी वगैरह, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल कर देता है हमारे इस प्रोजेक्ट में। जो हमारे पास टेस्टिंग है ना, टेस्ट केस बनाते हैं, वो है एडवांस कॉन्सेप्ट रिएक्ट का, कि हम एडवांस लेवल पर जाकर ये टेस्ट केस बनाते हैं। अभी के लिए आपने फिक्र नहीं करनी ये टेस्ट केस किस तरह बनते हैं या क्या होता है। पहले आप रिएक्ट सीख लें, थोड़ी सी ग्रिप कर लें, उसके बाद हम मज़ीद रिएक्ट को एक्सप्लोर करेंगे, टेस्ट केस बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये देख लें, ये फर्स्ट 3 डिपेंडेंसी किस लिए हैं कि अगर आपने टेस्ट केस बनाने हैं अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड। फ़र्ज़ करें आपने यूज़र के लिए लॉगिन का एक पेज है, आपने टेस्ट केस बनाना है कि अगर यूज़र ईमेल रॉन्ग एंटर करता है, पासवर्ड रॉन्ग एंटर करता है तो क्या होगा। तो इस तरह के टेस्ट केस हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये अभी के लिए आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि ये टेस्ट केस कैसे बनेंगे, किस तरह नहीं बनेंगे। पहले हम रिएक्ट सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें एक डिपेंडेंसी मिलती है रिएक्ट, ठीक है। और उसका वर्जन देखें 18.1.0 है। हो सकता है कि आपका वर्जन मुझसे चेंज हो, तो उस पर आपने घबराना नहीं है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिएक्ट चेंज होती रहती है, रिएक्ट में चेंजेस होती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद रिएक्ट में हमें मिलता है डोम का वर्जन, रिएक्ट स्क्रिप्ट का हमें वर्जन मिलता है और वेब विटल्स का हमें वर्जन मिलता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आए तो कुछ हमें स्क्रिप्ट मिलती हैं। स्क्रिप्ट ये है कि अगर हमने इस प्रोजेक्ट को रन करना है तो हम क्या करेंगे। अगर आप npm यूज़ करते हैं तो npm और npm स्पेस स्टार्ट लिखेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट हमें ब्राउज़र पर नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बिल्ड बनाना चाहते हैं तो हम लास्ट में इसकी बिल्ड बनाकर भी देखेंगे किस तरह बिल्ड बनती है, ठीक है। अभी के लिए आपने टेंशन नहीं लेनी, ये क्या है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र पर जाकर अपने प्रोजेक्ट को रन करके अपने ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट किस तरह का व्यू मिलता है इस रिएक्ट में, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, इस स्क्रिप्ट में स्टार्ट वाली स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, विजुअल स्टूडियो में विंडो की बात की जाए, अगर आप कंट्रोल और उसके बाद कंट्रोल+P एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको सर्च वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। टर्मिनल इसमें कमांड नहीं, यहाँ से सॉरी यहाँ से नहीं ओपन होगा। यहाँ से आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा टर्मिनल का। मैं इसे अगर जूम कर दूँ तो ये आपको टर्मिनल का ऑप्शन नज़र आ रहा है।
ये चीज़ आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद न्यू टर्मिनल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपका एक टर्मिनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर लूँ, तो यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर टर्मिनल में जाकर यहाँ पर न्यू टर्मिनल पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप शॉर्ट की यूज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक भी यूज़ कर सकते हैं, उस तरह भी आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब देखें मैं npm यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा npm और आगे देखें ये स्क्रिप्ट में स्टार्ट, ये स्टार्ट है ना, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट लिखूँगा। जैसे मैं स्टार्ट लिख कर इसे एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखें कि मेरा प्रोजेक्ट रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये मुझे ब्राउज़र में बाकायदा नज़र आएगा मुझे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें इसके लिए। जब तक ये प्रोजेक्ट रन होता है तो अब तक मैं आपको बता दूं कि हमारे पास, हमें पता है कि रिएक्ट को रन करने के लिए हमें कुछ डिपेंडेंसी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डिपेंडेंसी कुछ नज़र आ रही है, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट वगैरह। तो ठीक है, तो स्क्रिप्ट बेसिकली क्या करती है, अगर हमने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को रन करना है, उसकी बिल्ड बनानी है, रिएक्ट को टेस्ट करना है या इजेक्ट करना है, तो ये इसके लिए स्क्रिप्ट हमें मदद देगी। इसमें हम एडिशनल स्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन अभी के लिए हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है मेरा, तो मैं वीडियो थोड़ी सी पास कर देता हूँ जब तक ये रन होता है। ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्ट मेरा रन हो चुका है। होपफुली आपका भी प्रोजेक्ट रन हो चुका होगा। अगर आपको इस तरह का चीज़ें नज़र आती है, लोकल होस्ट और 3000 पर आपकी ये ना रिएक्ट प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ठीक है, अगर आप ब्राउज़र पर भी देखेंगे तो आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। तो होपफुली आपका प्रोजेक्ट रन हो गया होगा मेरी तरह। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ पर रिएक्ट का आइकन नज़र आता है, कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह और लर्न रिएक्ट आपको यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, अब देखें तो बेसिकली जो हमारे पास था, कौन सा, हाँ स्क्रिप्ट, मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब देखें स्टार्ट क्या करता है कि हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट को रन कर देता है। आपने देखा कि स्टार्ट स्क्रिप्ट से हमने अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट रन कर लिया है। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट इसके लिए मौजूद है कि हम किस तरह अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं, उसकी बिल्ड बना सकते हैं। बिल्ड हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, टेस्ट वाला मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एडवांस कॉन्सेप्ट है कि किस तरह हम टेस्ट केस बना सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है। इजेक्ट ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट किस तरह चीज़ें मैनेज करता है, किस तरह हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट रन होता है, किस तरह चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट उसके कह सकते हैं कि अंडर द हुक किस तरह ये चीज़ें काम करती हैं। तो अगर आप npm इजेक्ट लिखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी, किस तरह हमारे पास बिल्ड बनता है, किस तरह हमारे पास प्रोजेक्ट रन होता है, कैसे कैसे चीज़ें फ़्लो चलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो है स्क्रिप्ट यूज़ ना करें, इसमें बड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, ख़ास तौर पर अगर आप क्लाइंट के साइड पर काम कर रहे हैं तो ये स्क्रिप्ट कभी भी रन ना कीजिएगा। ठीक है, इसमें बड़े मसले आते हैं। आपको फिर मैनुअली हर कोई चीज़ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, हर कोई चीज़ की, जो कि रिएक्ट कर रहा था आपके लिए। तो आपने ये वैसे फ़न के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर ये चेक कर लीजिएगा, वरना आपने ये कभी भी स्क्रिप्ट रन नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर हम थर्ड पार्टी कोई और डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, जैसे कि हमें बूटस्ट्रैप की ज़रूरत पड़ती है, बूटस्ट्रैप जो CSS का फ्रेमवर्क है, अगर हमें अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है, रिएक्ट प्रोजेक्ट में यूज़ करना है उस बूटस्ट्रैप को, तो हम अगर उसे इंस्टॉल करते हैं npm की वजह से, तो आपको नज़र आएगा इस तरह की चीज़ आपको नज़र आएगी यहाँ पर, और आगे उसका वर्जन आपको नज़र आएगा जैसे कि इस तरह का। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ हम रिएक्ट प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे थर्ड पार्टी, तो यहाँ पर वो आ जाए करेगी और उसका नेक्स्ट वर्जन भी आपको नज़र आया करेगा। ठीक है, ये आपको मैं एग्जांपल देने के लिए कि आप ऐड भी कर सकते हैं डिपेंडेंसी, और हम ऐड भी करेंगे। हमें बहुत सारी डिपेंडेंसी की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है रिएक्ट को रन मज़ीद इसे ना हमारे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली पैकेज जेसन के अंदर हमारे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, कौन कौन सी डिपेंडेंसी मौजूद है और कौन कौन सी स्क्रिप्ट मौजूद है। तो इसके रिलेटेड हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है पैकेज जेसन के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं स्लाइड पर आ जाते हैं, एक मिनट।
इसे रन होने दें, ठीक है, हम इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अच्छा, इसके बाद हमें ज़रूरत है कि हाँ, पैकेज लॉक डॉट जेसन की इसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ। अच्छा, अभी हम बात करेंगे पैकेज जेसन की, पैकेज लॉक डॉट जेसन की, इसकी बात करेंगे, ठीक है। मैं इसे ओपन कर देता हूँ। अब देखें, पैकेज लॉक को मैंने ओपन किया यहाँ से, तो आप देखेंगे कि पैकेज लॉक के अंदर आपको कितनी ही डिपेंडेंसी और क्या कुछ मिलेगा यहाँ पर। ये देखें कितनी चीज़ें हैं। आप मुझसे ये पूछेंगे कि यार भाई विकास के पैकेज जेसन के अंदर हमारे पास ये तो 6 to 7 डिपेंडेंसी थी, 6 से 7 डिपेंडेंसी थी, लेकिन पैकेज लॉक के अंदर इतनी सारी डिपेंडेंसी और इतना सारा कोड कैसे? सबसे पहले इसका जवाब मैं दे दूं। रिएक्ट को रन करने के लिए, रिएक्ट जब रन होता है तो वो कुछ डिपेंडेंसी को यूज़ करता है, कुछ डिपेंडेंसी को यूज़ करता है। तो उन डिपेंडेंसी को रन करने के लिए में भी आपको सब डिपेंडेंसी की ज़रूरत हो, और उन सब डिपेंडेंसी को रन करने के लिए में भी आपको कुछ और डिपेंडेंसी की ज़रूरत हो। तो इस तरह क्या होता है कि हमारे पास मेन डिपेंडेंसी, उससे सब डिपेंडेंसी, उसके बाद उसकी सब डिपेंडेंसी, इस तरह होता रहता है काम। रिएक्ट को प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मेन डिपेंडेंसी, उसके बाद सब डिपेंडेंसी, उसके बाद सब इस तरह ये हमारे पास एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो पैकेज लॉक के अंदर सारी की सारी डिपेंडेंसी, भले ही वो मेन हो, भले ही वो कह सकते हैं सब डिपेंडेंसी हो, या उनका चाइल्ड डिपेंडेंसी हो, या उनकी सब चाइल्ड डिपेंडेंसी, सबको अपने अंदर लॉक करके रख लेता है, अपने अंदर रख लेता है। अब अपने अंदर डिपेंडेंसी को रखता क्यों है पैकेज लॉक? ये एक तो सवाल बनता है कि क्यों ज़रूरत पड़ती है इसको। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब। अब देखें, सबसे पहले एक प्रॉब्लम देखें कि अगर पैकेज लॉग ना हो तो हमें कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें आपने कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ की, डिपेंडेंसी यूज़ की, जैसे कि बूटस्ट्रैप यूज़ किया, आइकन लेने के लिए कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ की, ठीक है। उनमें हमने कुछ फंक्शन, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से हमने कुछ फंक्शन या कुछ चीज़ें यूज़ की अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अब 1 साल बाद हम यही प्रोजेक्ट को रन करते हैं, अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को रन करते हैं 1 साल बाद, होगा क्या? क्योंकि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कुछ चीज़ें अपडेट करती रहती हैं, कोई नए फंक्शन डालती रहती हैं, कुछ पुराने फंक्शनों को डिलीट करती रहती हैं, मतलब कुछ नई फीचर लेकर आती हैं और पुराने फीचर को डिलीट कर देती हैं। होगा क्या, जब हम 1 साल बाद अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट रन करेंगे, हो सकता है कोई ऐसा फीचर जो आपने थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से यूज़ किया था अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उस थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ने वो फीचर डिलीट कर दिया हो अपने एंड से। तो इस तरह क्या होगा कि अब आप रिएक्ट प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो आपका तो रिएक्ट प्रोजेक्ट ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे वो फंक्शन मिल ही नहीं रहा रिएक्ट को उस थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से जो आपने यूज़ किया था 1 साल पहले, क्योंकि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ने तो वहाँ से डिलीट कर दिया ना अपने एंड से। तो इस तरह तो आपका प्रोजेक्ट रन ही नहीं होगा। तो हम तो अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में इतनी सारे थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं, तो इस तरह तो हमारा प्रोजेक्ट 1 साल बाद रन ही नहीं होगा। तो इसका सलूशन ये है पैकेज लॉक। पैकेज लॉक क्या करता है, जब आप रिएक्ट प्रोजेक्ट रन करते हैं और जब आप रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, वो ये देखता है कि हमारे पास जो भी हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं उसकी एक कॉपी फ़र्ज़ करें, उसकी एक कॉपी अपने पास रख लेता है, ठीक है। उसकी कॉपी रखने का फ़ायदा ये है, जब हम 1 साल बाद रिएक्ट प्रोजेक्ट को रन करते हैं, पैकेज लॉग मेक श्योर करता है कि जो भी हमने प्रीवियसली जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी उसका वर्जन क्या है, ठीक है। जब हम अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट रन करेंगे तो रिएक्ट प्रोजेक्ट मेक श्योर करेगा कि जो भी हमारे लॉग के अंदर डिपेंडेंसी का वर्जन है उसके मुताबिक ही हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने के बाद जब हम इसे रन करेंगे तो वो
ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ़र्ज़ करें पैकेज लॉक के अंदर बूटस्ट्रैप का वर्जन था 5, एक साल बाद बूटस्ट्रैप वालों ने अपडेट कर दी, उसका वर्जन बन गया 5.4। तो रिएक्ट में जब हम रिएक्ट को एक साल बाद रन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे कोई इनमें डिपेंडेंसी, तो रिएक्ट मेक श्योर ये करेगा कि बूटस्ट्रैप का वर्जन पैकेज लॉग में कौन सा है, पहले वो चेक करेगा। अगर बूटस्ट्रैप का वर्जन 5 था तो वो 5 ही इंस्टॉल करेगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, 5.4 इंस्टॉल नहीं करेगा हमारे रिएक्ट के अंदर। तो पैकेज लॉक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि वो हर कोई डिपेंडेंसी अपने अंदर रख लेता है। तो जब हम कोई भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो भी रिएक्ट प्रोजेक्ट रन करते हैं तो वो क्या करता है कि उसी वर्जन के मुताबिक ही हमारे पास डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती है और उसके मुताबिक हमारा प्रोजेक्ट रन होता है। तो ये बेनिफिट है पैकेज लॉक का। आई होप आपको समझ आया होगा कि पैकेज लॉक का काम क्या है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है हमारे पास। अच्छा, पैकेज लॉग, हाँ, इसके बाद हमें मिलती है एक फ़ाइल गिट इग्नोर के नाम से। गिट इग्नोर बेसिकली ये है, गिट को ये बताता है कि हमने कौन सी प्रोजेक्ट गिटहब पर नहीं डालनी। अगर मैं आपको यहाँ पर रिएक्ट प्रोजेक्ट में लेकर जाऊँ, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ यहाँ से, हाँ ठीक है, गिट इग्नोर को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें गिट इग्नोर का काम क्या है। अगर आपको गिट या गिटहब के बारे में पता है, गिटहब बेसिकली कह सकते हैं कि हमारे पास हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, इसे ऑनलाइन एक होस्ट, ऑनलाइन कहीं पर रखने के लिए, ऑनलाइन होस्ट करने के लिए, होस्ट तो नहीं कहूँगा, ऑनलाइन किसी जगह कोई स्पेस में रखने के लिए, इस तरह कह लें। ठीक है, गिटहब क्या है कि ऑनलाइन हमारे प्रोजेक्ट को रखने के लिए गिटहब का यूज़ करते हैं हम। गिट क्या है कि गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम है कि हमारे पास, यार ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ना इसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी के लिए ये समझ लें कि गिट इग्नोर क्या करता है। गिट इग्नोर ये करता है कि अगर हमने क्लाइंट को हमारा प्रोजेक्ट देना है तो हम उसे एक ऑनलाइन स्पेस का लिंक शेयर करेंगे, इस तरह समझ लें, ऑनलाइन स्पेस का लिंक शेयर करेंगे। तो अभी के लिए देखा जाए जो फेमस है, गिटहब यूज़ करते हैं, गिट बकेट यूज़ करते हैं, गिट तो है ही है ना, वो तो वाम यूज़ करती है। तो सर्च कर लें, गिटहब एक ऑनलाइन समझ लें स्पेस है जहाँ पर हम अपना प्रोजेक्ट रख लेते हैं और उसका लिंक हम क्लाइंट को दे देते हैं। ठीक है, अब गिट इग्नोर में क्या है, हमने जो फाइल क्लाइंट को नहीं देनी, या हम चाहते हैं कि ऑनलाइन ये फ़ाइल होस्ट ना हो, ऑनलाइन ये फ़ाइल ना स्पेस में ना जाए, इंस्टॉल तो नहीं, ऑनलाइन होस्ट ना हो ये फ़ाइल, तो हम क्या करते हैं, गिट इग्नोर में वो फ़ाइल दे देते हैं कि ये फ़ाइल गिटहब पर नहीं जानी चाहिए, बाकी सारे फाइलें चली जाएँ बट ये फ़ाइल गिटहब पर नहीं जानी चाहिए। गिट इग्नोर का यही सिर्फ काम है कि गिटहब पर ये फ़ाइलें ना जाएं, बाकी सारी की सारी फ़ाइलें गिटहब पर चली जाएं, इसका ये काम है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये लिखा हुआ है /node मॉड्यूल, इससे मुराद ये है कि गिटहब पर जब हम अपना प्रोजेक्ट रखेंगे तो नोड मॉड्यूल उसमें मौजूद नहीं होगा, बाकी सारी फाइलें मौजूद होंगी उसमें, और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको चीज़ें मिली हैं। इसके बाद अगर हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम कुछ फ़ाइलें ऐसी भी होंगी जिनमें हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होंगी जो हम चाहेंगे कि गिटहब पर ना जाए, तो यहाँ पर हम गिट इग्नोर में वो यहाँ पर रख देंगे ताकि गिटहब पर वो चीज़ें ना जाएँ। तो गिट इग्नोर क्या है, सिंपल ये है कि वो फाइलें जो हम चाहते हैं गिटहब पर ना जाए उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बस इतना काम है उसका। हम मज़ीद देखेंगे गिट क्या है, गिटहब क्या है और क्या क्या सीन है इनका, वो हम बाद में देखेंगे यार, वो बात की चीज़ है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, हाँ नोड मॉड्यूल है यार। नोड मॉड्यूल को सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। मैं इसे कट कर देता हूँ यहाँ से, इसे थोड़ा सा इस तरह और जूम इन करता हूँ मैं थोड़ा सा। अभी हम पढ़ेंगे नोड मॉड्यूल क्या है हमारे पास।
इस चीज़ को देखेंगे अभी। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और अच्छा, नोड मॉड्यूल को मैं जब ओपन करूंगा आपको यहाँ पर नज़र आएगा इतने सारे फोल्डर आपको नज़र आएंगे। आपने घबराना नहीं है इन फोल्डर को देखकर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारा। ठीक है, नोड मॉड्यूल को जब मैंने यहाँ से ओपन करूँ तो आप देखेंगे कि इतने सारे फोल्डर हैं, ये देखें। तो सवाल यहाँ पर आपका ये बनता है कि नोड मॉड्यूल, सबसे पहले ये क्या है, नोड मॉड्यूल क्या है। नोड मॉड्यूल बेसिकली ये है कि जब हम कोई भी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं तो नोड मॉड्यूल क्या करता है, उसकी कॉपी या उसका थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के फोल्डर की कॉपी अपने पास रख लेता है। यहाँ पर देखें, फ़र्ज़ करें यहाँ पर देखें कितने फ़ोल्डर हैं। तो रिएक्ट को मैंने बताया कि रिएक्ट को रन करने के लिए डिपेंडेंसी की ज़रूरत होती है, उनकी सब डिपेंडेंसी की ज़रूरत होती है, उसके बाद चाइल्ड डिपेंडेंसी की ज़रूरत होती है। इस तरह एक तरह का ना ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखें कि कितने सारे आपको ऐसे डिपेंडेंसी यहाँ पर नज़र आएंगी नोड मॉड्यूल के अंदर। नोड मॉड्यूल का बेसिकली काम ये होता है कि जो भी चीज़ हम रिएक्ट के अंदर डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं तो वो नोड मॉड्यूल के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। मैं आपको ना एक थोड़ी सी ना इनमें से एक आधा फोल्डर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ नोड मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा बाइबल का ऑप्शन। यहाँ पर आप देखें मेरे कर्सर कर, बाइबल। रिएक्ट आपको पता है कि JSX यूज़ करता है। JSX क्या है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट, उसके अलावा रिएक्ट यूज़ करता है बाइबल को और वेब पैक को। बाइबल क्या चीज़ है, हालांकि ये आपको सीखने की ज़रूरत नहीं कि बाइबल किस तरह काम करता है, ये क्या होगा, वो रिएक्ट मैनेज कर लेता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि बाइबल यूज़ करता क्यों है रिएक्ट। ठीक है, अभी हम जाते हैं एक वेबसाइट पर। यहाँ पर आप लिखेंगे ना bible.js, तो आपको पहले एक वेबसाइट नज़र आएगी, इस पर आप क्लिक करके ओपन करें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि बाइबल एक जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है। अब बाइबल करता क्या है, हमें पता है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में अपडेशन बहुत आ रही है, न्यू फीचर इंक्लूड हो रहे हैं, मॉडर्न हमारे पास जावास्क्रिप्ट में मौजूद है। लेकिन क्या हो कि अगर हम कोड लिखें अपना जावास्क्रिप्ट का मॉडर्न लैंग्वेज में, लेकिन उसे ओल्ड ब्राउज़र सपोर्ट ना करें तो फिर क्या होगा, तो हमारा तो ऐसे रिएक्ट प्रोजेक्ट रन ही नहीं होगा सही तरीके से, क्योंकि हमने तो कोड लिखा है मॉडर्न लैंग्वेज में, तो ओल्ड ब्राउज़र तो उसे सपोर्ट ही नहीं करते। वहाँ पर हमारे पास काम आता है बाइबल। बाइबल क्या करता है, हमारा मॉडर्न जो जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करके हमारे ओल्ड ब्राउज़र और मॉडर्न ब्राउज़र दोनों के लिए सपोर्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है, दोनों के लिए, कि वो हमारे जावास्क्रिप्ट को ओल्ड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि मेन ब्राउज़र तो उसे सपोर्ट करे ही करे, और ओल्ड मेन ब्राउज़र कह रहा हूँ, मॉडर्न जो हमारे पास है ब्राउज़र सपोर्ट करे ही करे, ओल्ड ब्राउज़र भी हमारे जावास्क्रिप्ट को मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करे। तो ये बाइबल का काम है। तो रिएक्ट बाइबल को यूज़ करता है। हम जो भी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो वो उसे कंपाइल करके इसे ओल्ड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा, ताकि ओल्ड ब्राउज़र भी हमारी जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करे और हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट रन कर सके। तो ये था बाइबल का कॉन्सेप्ट। बाइबल हमारे वेब पैक के अंदर है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, और वेब पैक कह रहा हूँ, बाइबल हमारे नोड मॉड्यूल के अंदर है, सॉरी वेब पैक कह रहा हूँ। अब हम बाइबल हमने देख लिया, यहाँ पर देखें ये बाइबल हमने देख लिया। अब हम देखते हैं वेब पैक भी यूज़ करता है हमारा रिएक्ट। वेब पैक क्या है हम ये देखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ वेब पैक, तो यहाँ पर पहली वेबसाइट आप ओपन करेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, तो यहाँ पर आपको शुरू में नज़र आ रहा होगा। वेब पैक क्या करता है कि हमारे पास आपस में फाइलें कह सकते हैं कनेक्टेड होंगी, कुछ JS की फाइल होंगी, कुछ CSS की फाइल होंगी, कुछ क्या होगा, हमारे पास एक सिर्फ पड़ा होगा। वेब पैक मेक श्योर करेगा जो रेलिवेंट फाइल है ना, उनका एक बंडल बना के एक तरफ रख देगा। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास
डॉक्टर फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर का हमारे पास एक बंडल है, उनको लैदा कर देगा। इंजीनियर का बंडल है, उनको लैदा कर देगा। इस तरह बिजनेसमैन है तो उनका बंडल लैदा कर देगा। इस तरह है कि जो रेलिवेंट फाइल है ना, उनका बंडल बनाकर एक तरफ कर देगा। इसका फ़ायदा ये है कि जो चीज़ें हमारी यूज़ नहीं हो रही होंगी तो वेब पैक क्या करेगा, बस वही चीज़ें को बंडल करेगा जो यूज़ हो रही हों। जो यूज़ नहीं हो रही होंगी हमारे रेक प्रोजेक्ट में, तो उनका वो बंडल नहीं बनाएगा। और इसमें फ़ायदा हमारा ये होगा कि हमारा एक तो कोड बड़ा मिनिमाइज होगा और हमारी रिएक्ट प्रोजेक्ट बड़ा इजीली तरीके से रन होगी और ऑप्टिमाइज वर्जन रिएक्ट का हमारा रन होगा। तो वेब पैक सिर्फ ये समझ लें, हमें इसे क्या सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझ लें कि सिमिलर टाइप की चीज़ों को बंडल करके एक तरफ रख देता है। बस जो जो चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं उनको बंडल करके एक तरफ रख देता है। ये बाइबल का कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट इसलिए दिया है कि एक तो ना यूज़ करता है रिएक्ट, तो मैंने सोचा कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट दे दूँ। अच्छा, नोड मॉड्यूल भी हमारा यहाँ पर कवर हो गया कि नोड मॉड्यूल क्या करता है कि हम जो भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं तो उसकी कॉपी, उसके फोल्डर हम अपने पास नोड मॉड्यूल रख लेता है। क्योंकि इसमें यह है कि हम कोई चीज़ यूज़ करेंगे ना तो नोड मॉड्यूल से उठाकर अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर वो डिपेंडेंसी नोड मॉड्यूल में नहीं होगी तो हमारा रिएक्ट वहाँ पर एरर देगा कि यहाँ ये आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो नोड मॉड्यूल में जो आपने इंस्टॉल की ही नहीं है। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल का ये काम है। अब मेन हमारे पास आगे पब्लिक फ़ोल्डर और एसआरसी फ़ोल्डर, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। पब्लिक और एसआरसी ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मुझे पता है यार वीडियो बड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार को आपको डिटेल में चीज़ें समझ आएँ यार। हम स्लाइड में देखते हैं कि इसके बाद पब्लिक फ़ोल्डर पढ़ते हैं या एसआरसी। अच्छा, इसके बाद आता है पब्लिक फ़ोल्डर। पब्लिक फ़ोल्डर में क्या है, पब्लिक फ़ोल्डर में ऐसी फाइलें मौजूद होती हैं जिसे वेब पैक प्रोसेस नहीं करता। मैंने आपको कहा था वेब पैक क्या करता है कि बंडल बनाकर सिमिलर चीज़ों को एक तरफ रख देता है, कोड को ऑप्टिमाइज़ करता है। लेकिन पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जो भी हम फाइलें रखेंगे ना, हालांकि फ़ाइलें इतनी रखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जो भी फाइलें मौजूद होंगी पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर, वेब पैक इसे हाथ नहीं लगाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। एज इट इज़ हमारे पास चली जाएंगी वो फाइलें, वेब पैक इसे कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, इसमें हमारे पास ज़्यादातर स्टैटिक्स फाइल मौजूद होती है, मतलब हमारे पास index.html की फ़ाइल होती है, हमारे पास कुछ एसिड या इमेजेस मौजूद होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो जब हम रिएक्ट प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाते हैं ऑनलाइन होस्ट करने के लिए, तो पब्लिक फोल्डर में जो भी चीज़ें होती हैं एज इट इज़ कॉपी होके वो बिल्ड में चली जाती हैं, वेब पैक इसे हाथ नहीं लगाता। अब हम देखते हैं कि पब्लिक फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, पब्लिक फोल्डर को मैं ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि favicon.icon.ico क्या है। ठीक है, अगर आप देखें कि हमारा रेक्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर रन हो रहा है, यहाँ पर देखें आपको यहाँ पर आइकन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर विंडो टैब के ऊपर। मैं इसे जूम करता हूँ और यहाँ पर देखें कि आपको एक आइकन नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये जो आइकन है ना, यही favicon.ico से आ रहा है आपको। ठीक है, अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं इस आइकन को, तो आपने क्या करना है कि एक आइकन जो भी बनाया है ना वो इसकी जगह पर आपने रख देना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। तो favicon.ico बेसिकली एक आइकन है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं index.html की फ़ाइल पर। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अच्छा, अब देखें आप बाय डिफ़ॉल्ट index.html ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीज़ें सिमिलर नज़र आएंगी कि आप देखेंगे विकास भाई ये तो HTML है। हाँ, ये HTML ही है। ये देखें, हेड है, HTML का टैग है, मेटा टैग है, कुछ लिंक्स हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे ये देखें, ये टाइटल है जो रेक्ट की ऐप का आपको टाइटल नज़र आता है। बॉडी है, बॉडी के नीचे आप देखेंगे बस ख़त्म, कुछ भी नहीं है। बस बॉडी के अंदर सिर्फ एक रूट टैग है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर, बॉडी के अंदर, और स्क्रिप्ट कह रहा हूँ, बॉडी के अंदर आपको सिर्फ एक डिव नज़र आएगा जिसकी आईडी रूट है, बाकी कुछ भी नज़र नहीं आएगा इस HTML में। ठीक है, तो
HTML index.html बेसिकली एक तरह का HTML टेम्पलेट है हमारे रिएक्ट के अंदर। बेसिकली ये करता क्या है कि यूज़र को दिखाने के लिए कि क्या क्या कौन मतलब रिएक्ट प्रोजेक्ट में है क्या चीज़, यूज़र इंटरफेस दिखाने के लिए यूज़र को ब्राउज़र पर, इसके लिए हम index.html यूज़ करते हैं। अभी आप देखेंगे ना अपने प्रोजेक्ट में आपको ये जो चीज़ें सारी नज़र आ रही हैं ना, ये बेसिकली index.html की वजह से आपको नज़र आ रही हैं। अगर मैं यहाँ से ये फाइल डिलीट कर दूंगा ना तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, एक चीज़ आपने ये याद रखनी है, आप यहाँ से पब्लिक फोल्डर src फोल्डर में हर चीज़ आप डिलीट कर दें, लेकिन index.html और index.js फाइल आपने कभी भी डिलीट नहीं करनी और ना ही इसे रीनेम करना है। ये एज इट इज़ रहेंगी, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, वरना आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा और आपको व्यू भी नज़र नहीं आएगा। index.html बेसिकली यूज़र को व्यू दिखाने के लिए कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह नज़र आ रहा है, उसके लिए हमें मदद देता है index.html। ठीक है, इसमें सिर्फ हमारे पास ये डिव होता है जिसकी आईडी रूट होती है। आपने कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना। ठीक है, हम आस्ता आस्ता देखेंगे कि इनमें क्या चीज़ चेंज करनी है या क्या चीज़ चेंज नहीं करनी, वो बात की बात है। अभी के लिए ये समझ लें कि index.html यूज़र को व्यू प्रोवाइड करता है हमारे प्रोजेक्ट का। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास एक लोगो है, दो लोगो हैं बेसिकली। तो ये रिएक्ट के लोगो हैं, जो आपको यहाँ पर मेरे ख्याल में लोगो नज़र आ रहा है ये वाला, तो ये बेसिकली इसी वजह से नज़र आ रहा है। तो ये कुछ लोगो हैं और उसके बाद manifest.json है। manifest.json ये हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड एक मेटा डाटा प्रोवाइड करता है। इसको इस तरह समझ लें, कभी आपने कोई वेबसाइट विज़िट की हो तो वहाँ पर आपका ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अगर आप जाएंगे ना यूट्यूब को ब्राउज़र पर ओपन करेंगे, अपने ब्राउज़र पर ओपन करेंगे तो मे बी आपको नज़र आए ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन। ठीक है, तो वो क्या होता है कि ऐड टू होम स्क्रीन का आपने एक कॉन्सेप्ट शायद ना सुना हो, PW एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रेसिव वेब ऐप, कि आप अपनी वेब ऐप को किस तरह मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप या iOS ऐप की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। जिस तरह आप फ़ोन में कोई बाकी ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो इस तरह ब्राउज़र को किस तरह मैनेज करें कि वो एक ऐप की तरह बिहेव करे। ठीक है, तो मैनिफेस्ट क्या करता है, manifest.json क्या करता है कि जब हम वो PW के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं तो मैनिफेस्ट बताता है ब्राउज़र को कि आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है अपनी तरफ, ये आइकन यूज़ करना है, अगर स्मॉल स्क्रीन हो तो ये आइकन यूज़ करना है, लार्ज स्क्रीन हो तो ये आइकन यूज़ करना है, आपने बैकग्राउंड कलर क्या यूज़ करना है। तो ये बात की बात है यार, PW प्रोग्रेसिव वेब ऐप ये एक अलग कंसेप्ट है। तो बस ये जान लें कि manifest.json क्या करता है कि हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड एक मेटा डाटा प्रोवाइड करता है कि अगर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं इस ऐप को अपने एंड्रॉयड या iOS में, तो ये इन्फॉर्मेशन देता है मैनिफेस्ट उसके रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद है robot.txt फाइल। ये बेसिकली गूगल क्रॉलर की मदद करता है कि आपने कौन कौन से लिंक अपने अंदर इंडेक्स करने हैं, कौन कौन से लिंक अपने अंदर इंडेक्स नहीं करने। इसको इस तरह समझ लें, SEO के रिलेटेड इस तरह समझ लें कि आप चाहते हैं कि मेरी ये वेबसाइट के ये लिंक गूगल पर शो होने चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वो लिंक ये लिंक शो हों हमारी वेबसाइट के। अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि वो लिंक जो यहाँ पर शो ना हो, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये लिंक गूगल पर शो ना हो, तो उसके लिए robot.txt की फ़ाइल यूज़ होती है। ये भी अलग एक कॉन्सेप्ट है, हम सारे कॉन्सेप्ट बारी बारी पढ़ेंगे, मसला आप टेंशन ना लें। अभी के लिए बस यही ज़हन में बिठा लें कि robot.txt फ़ाइल ये गूगल को ये बताती है कि आपने इस वेबसाइट के ये वाले पेजेस को इंडेक्स करना है और ये वाले पेजेस को इंडेक्स नहीं करना, बस। तो ये हमारे पास पब्लिक फ़ोल्डर हो गया। पब्लिक फ़ोल्डर पर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हमने देख ली। ठीक है, अब है SRC फ़ोल्डर। यार ये है मेन चीज़, जहाँ पर हम
अपना कोड लिखेंगे, एडिट करेंगे, चीज़ें बनाएंगे, रिमूव करेंगे, एडिट करेंगे, ये SRC है। ये समझ लें हमारी रिएक्ट ऐप की पूरा का पूरा हार्ट है, हमारा पूरा का पूरा दिल है हमारा रिएक्ट ऐप का, ठीक है। और ये बेसिकली एंट्री पॉइंट है बेसिकली। यहाँ पर मैं आपको स्लाइड पर लेकर चलूँ ये, और कहाँ पर है SRC, ठीक है। अच्छा, SRC फोल्डर के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो वेब पैक इसे बंडल करेगा, ठीक है। हमने देखा कि पब्लिक के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वेब पैक उसे नहीं देखेगा, वो एज इट इज़ कॉपी होंगी। लेकिन SRC के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो बंडल करेगा वेब पैक। बंडल क्यों करेगा? क्योंकि कोड को वेब पैक ऑप्टिमाइज़ करेगा। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करेगा वेबसाइट की, ठीक है। इसलिए वेब पैक बंडल करेगा और चीज़ों को एक तरह लेकर आएगा, हमारी फाइल साइज़ को डिक्रीज़ कर देगा इस तरह बंडल कर करके, ठीक है। तो इसके लिए वेब पैक हम यूज़ करेंगे, यूज़ नहीं, वो बिहाइंड द सीन यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, SRC जावास्क्रिप्ट के लिए, जावास्क्रिप्ट आप देखें कि SRC क्या है, पूरे के पूरे रिएक्ट ऐप का हार्ट है। अब इसके अंदर हम फाइलें हमें कुछ मिलती हैं, हम देखते हैं बारी बारी वो फाइलें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले फ़ाइल आपको मिलेगी app.css। app.css का यार आपको पता ही है कि किस तरह क्रिएट होती है, किस तरह आप इंपोर्ट करते हैं, आपको पता ही है यार। ये CSS मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बेसिक CSS है, ठीक है। app.js हम देखें तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने एक लोगो यहाँ से इंपोर्ट कराया हुआ है, CSS की फ़ाइल इंपोर्ट करवाई है यहाँ पर, और हमारे पास एक फंक्शन बनाया हुआ है ऐप के नाम से जो रिटर्न कर रहा है हमें पूरी की पूरी HTML कह लें, मैं यहाँ पर कहूँगा JSX रिटर्न कर रहा है हमें, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा ये किस तरह ये चीज़ें होती हैं, ये किस तरह नहीं है। अभी के लिए हम फोल्डर स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये फोल्डर स्ट्रक्चर में होता क्या है। हम बाकायदा नेक्स्ट वीडियो में पूरा ये ऐप बनाकर देखेंगे कि किस तरह ये ऐप बनती है, किस तरह हम चीज़ें यहाँ पर रखेंगे, किस तरह चीज़ें इंपोर्ट होंगी, किस तरह चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी, सारा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए ये जान लें कि app.js में सिर्फ और सिर्फ हमने कुछ ना HTML लिखी हुई है। आपको यहाँ पर व्यू नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, हमें एक इमेज नज़र आ रही है, कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह नज़र आ रही है। तो बेसिकली ये यहाँ पर HTML जो हमने यहाँ पर लिखी है ना, इसी वजह से हमें वो नज़र आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। ये app.js में अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं लिख दूँ, देखें, लर्न रिएक्ट बाय प्रोग्रामिंग निंजा, ठीक है। और इसे मैं सेव करूं, फाइल को सेव करूं, ठीक है। अभी आप नज़र आएगी, इसे कंपाइल होने दें थोड़ा सा। ये देखें नीचे ये कंपाइल हो रहा है। जैसे ये कंपाइल होगा तो आपको ब्राउज़र पर नज़र आएगा ये चीज़ कि लर्न रिएक्ट बाय प्रोग्रामिंग निंजा। अच्छा, यहाँ पर देखें ये सेव हो चुका है, तो यहाँ पर आप देखें, ये देखें वो चीज़ यहाँ पर आ चुकी है ना, ठीक है। तो वो बेसिकली React.js के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे ना, तो वो वहाँ पर आपको ब्राउज़र पर नज़र आएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं react.test.js पर। मैं इसे ओपन करूँ, react.test.js, यहाँ पर आपको कुछ कोड नज़र आ रहा होगा। मैंने पहले भी बताया कि जब आप एडवांस तक React को सीख लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम टेस्ट केस क्रिएट करें और उसे टेस्ट करें React के अंदर। तो वो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि आप इस तरह टेस्ट को बना सकते हैं और इसे कह सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं, इस तरह चीज़ें। ये बस ये समझ लें कि टेस्ट केस जो बनाएंगे ना, तो वो इस तरह हम क्रिएट करेंगे, वो अलग चीज़ है यार, वो बात की बात है। ये यहाँ पर हम टेस्ट केस बनाएंगे React के रिलेटेड बस। उसके बाद हम चलते हैं index.css पर। यहाँ पर देखिए index.css क्या करता है। index.css में सिर्फ और सिर्फ यार CSS ही है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद मेन फाइल हमारे पास आ गई यार index.js। ये बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट के लिए एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर ही जावास्क्रिप्ट की एंट्री आती है, वहाँ यहाँ से ही जावास्क्रिप्ट कह सकते हैं कंपाइलर देखता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है, क्या क्या चीज़ें मैंने क्रिएट करनी है, क्या क्या चीज़ें को रेंडर करना है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने रिएक्ट को इंपोर्ट करवाया है, रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट करवाया है, कुछ CSS की फ़ाइल इंपोर्ट करवाई हैं, ऐप को हमने app.js को हमने
यहाँ पर इंपोर्ट करवाया और ये चीज़ें हैं। अब देखें ये चीज़ चेक करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट में हमें पता है कि HTML की कोई भी आईडी को टारगेट करने के लिए तो हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। अब देखें कि गेट एलिमेंट बाय आईडी उसका रूट ये है, तो ये किसको टारगेट कर रहा है, किस चीज़ को टारगेट कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर पब्लिक फोल्डर ओपन करके index.html की फाइल दिखाऊं, यहाँ पर ये देखें इस डिव की आईडी ये है, ऐप जो है हमारे पास, एक मिनट ठहरें, अब ठीक है। अब देखें इसकी आईडी को हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं, यहाँ पर गेट करके ये कह रहे हैं कि हमारा JS का कोड इस HTML के अंदर एम्बेड कर दो। बस इस फाइल का काम, अब आपने ये याद रखना है कि इस फाइल का नाम एज इट इज़ रहेगा और इस फाइल को आपने डिलीट भी नहीं करना, ठीक है। और ये बेसिकली रेंडर क्या कर रहा है, ऐप को। ऐप क्या हमारे पास क्या है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ पब्लिक फोल्डर को। ऐप बेसिकली हमारे पास ऐप.js है। ऐप.js index.js क्या कर रहा है, ऐप को रेंडर कर रहा है index.html में, ठीक है। हम बाकायदा सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये आप हमेशा याद रखें, index.js को आपने डिलीट नहीं करना। और ये बेसिकली एक एंट्री पॉइंट है जावास्क्रिप्ट की, कि यहाँ से जावास्क्रिप्ट देखता है कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने रेंडर करनी है और कहाँ कहाँ से रेंडर करनी है, इस तरह ये आप देख लें, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास एक लोगो है SVG में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट वेब वाइटल .js के नाम से। तो ये बेसिकली हमारी क्लाइंट के एक्सपीरियंस को कह सकते हैं मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं हम। ये हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये बात के कॉन्सेप्ट है कि आप यूज़ ना करें या करें, तो ये अब हम पढ़ेंगे भी नहीं अभी के लिए, तो इसका इतना काम भी नहीं है। अगर आप इसे डिलीट भी करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वीडियो, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने कौन कौन सी फाइलें डिलीट करनी है और कौन कौन सी चीज़ें रखनी है, वो हम बाकायदा सारा देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको चीज़ें कि कैसे क्या क्या सीन है इसमें। तो ये पूरा का पूरा रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर था। लास्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि अभी के लिए अगर आप देखें, मैं इसे थोड़ा सा ख़त्म करूं, वीडियो यार वाकई बड़ी लंबी होगी मुझे पता है। आप देखें कि ये मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर देखें, ठीक है। अगर मैं इसका फाइल साइज़ देखूँ ना, प्रॉपर्टी पर जाकर फाइल साइज़ देखूँ, आप देखें, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ इसे, तो आप देखेंगे कि इसका फाइल साइज़ क्या है। अभी तो ये इंक्रीज़ हो रहा होगा काफ़ी, ये देखें काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। ये इसका फ़र्ज़ करें फाइल साइज़ अभी भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इसका फाइल साइज़ देखें कितना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये बन सकता है कि रिएक्ट ऐप में छोटा सा छोटा भी कोड करेंगे तो इसकी फ़ाइल का साइज़ इतना ज़्यादा है, जब आप ऑनलाइन वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे तब तो पेज को लोड होने में, पेज को चलने में, उनमें चीज़ें दिखाई देने में तो काफ़ी टाइम मिल जाएगा। तो आप किस तरह कह रहे हैं कि रिएक्ट में स्पीड ऑप्टिमाइज़ होती है, रिएक्ट एक स्पीड ऑप्टिमाइज़ के लिहाज से बड़ी अच्छी है, उसमें चीज़ें बड़ी जल्दी रेंडर हो जाती हैं, तो आप किस तरह कह रहे हैं, आपका सवाल ये बनता है। तो इसका जवाब ये है कि हम डेवलपमेंट जब करते हैं तो हमारे पास ये फ़ोल्डर मौजूद रहते हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन होस्ट करते हैं तो हम एक कमांड रन करते हैं npm बिल्ड। बिल्ड क्या करता है, जो चीज़ें हमें ज़रूरत है रिएक्ट प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, बिल्ड वो अपने अंदर वही चीज़ें रखता है, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है, ठीक है। अभी के लिए देखें इसका फाइल साइज़ देखें कितने MB है, ठीक है। अब देखें लास्ट ऑफ ऑल मैं अपने विजुअल स्टूडियो पर चलता हूँ, इन सारे फोल्डर को मैं यहाँ से ना मिनिमाइज़ करता हूँ और रिएक्ट प्रोजेक्ट, हाँ सच है, रिएक्ट प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए जो हमारा रन हो रहा है, इसे टर्मिनेट करने के लिए आपने क्या करना है, इस टर्मिनल पर कंट्रोल+C प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि आप अपना रिएक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हैं, रिएक्ट अपना प्रोजेक्ट बंद करना चाहते हैं कि नहीं। जो आप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर रन हो रहा हो नज़र आ रहा है ना,
इसको। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कंट्रोल सी, टर्मिनल पर आपने कंट्रोल सी करना है। तो यहाँ पर आपको यस नज़र आएगा, यहाँ पर आपको यस कर देना, यस और नो करना है, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैंने यस कर दिया। आप देखें, अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ तो आपको नज़र आएगा कि हमारा रेक्ट प्रोजेक्ट बंद हो चुका है, यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये टर्मिनेट करने के लिए। उसके बाद अब हम देखेंगे स्क्रिप्ट जो यहाँ मैंने कहा था कि हम देखेंगे बंडल लास्ट में कि बिल्ड कैसे क्रिएट करते हैं। पैकेज जेसन पर आप आएँ, यहाँ पर देखें ये वाला, ये स्क्रिप्ट देखें बिल्ड। जब हम किसी भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट होस्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, npm बिल्ड यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट। उसमें होगा क्या कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखें हमारे पास बिल्ड नाम का कोई भी यहाँ पर फोल्डर नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारा बिल्ड बनेगा तो यहाँ पर आपके पास एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। एक मिनट, शायद दोबारा से करना पड़ेगा। npm सॉरी आपने लिखना ये है, एक मिनट मैं इसे क्लियर कर दूं सबको। आपने लिखना ये है कि npm रन बिल्ड, आपने सिर्फ ये लिखना है। ठीक है, npm रन बिल्ड लिखना है। तो एंटर करूंगा तो यहाँ पर मेरी बिल्ड बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अभी के लिए ये देखें कि मेरे पास यहाँ पर कोई भी बिल्ड नाम का कोई भी फोल्डर नहीं है, लेकिन जैसे ये बिल्ड का स्क्रिप्ट कमांड ख़त्म होगी, एंड होगी, तो यहाँ पर आपको बिल्ड का एक फ़ोल्डर नज़र आएगा। ठीक है, तो वीडियो को मैं थोड़ा सा पास कर देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो इतना ज़्यादा। अच्छा, अभी के लिए देखें तो यहाँ पर अगर मैं जूम इन थोड़ा सा करूँ तो आपको यहाँ पर एक बिल्ड का नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखें एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा होगा, सॉरी ये देखें, ये बिल्ड का आपको एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा होगा जो अभी क्रिएट हुआ है। बिल्ड बेसिकली करता ये है, मैं आपको अभी बता दूं, फिर से बता दूं। बिल्ड क्या करता है कि जो भी रेक्ट में हमने कोड लिखा है तो वो ये देखता है किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इस कोड को रन करने के लिए। सिर्फ वही बिल्ड में चीज़ें जाती हैं, बाकी सारा कुछ इग्नोर हो जाता है। जो भी नोड मॉड्यूल में चीज़ें थी जो काम की नहीं है वो सारा कुछ इग्नोर हो जाता है। इसमें ये देखें हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड वर्जन मिल जाता है हमें, इसका फाइल साइज़ भी कम होगा, और दूसरा ये जो चीज़ की हमें ज़रूरत है वही चीज़ें हमें मिलेंगी, और इस वजह से हमारा जो रेक्ट प्रोजेक्ट है ऑप्टिमाइज होता है इसी बिल्ड की वजह से। ठीक है, बिल्ड हम तब बनाते हैं जब हमने क्लाइंट का प्रोजेक्ट ऑनलाइन होस्ट करना हो, तब बिल्ड बनाते हैं, वरना हमें बिल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अभी के लिए क्रिएट हो रहा है। आई होप कि ना बिल्ड में देखेंगे आप चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें बिल्ड में हमें काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आई गैस सब कुछ मैंने कवर कर लिया है। यहाँ पर स्लाइड में मैं देख लूँ फिर भी, जी मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है, आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें किसके लिए यूज़ होती हैं। हम बाकायदा नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर कोई चीज़ लेकर चलेंगे। तो वीडियो को दोबारा देखें अगर आपको थोड़ी समझ नहीं आ रही, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। दोस्तों मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इस वीडियो को बनाने में यकीन करें बड़ा ही टाइम लगा मुझे। ठीक है।